नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर आज अपने असिस्टेंट लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। ये एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था, और लेकिन ये किसी भी तरीके से पेपर जो है वो लीक हो गया था। तो आज अपने इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं सारे, और लगभग ये 40 क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 के अंदर जो असिस्टेंट लाइनमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो किस तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो रजिस्टेंस अगर समांतर में जुड़े हैं, R1 R2 उनका मान दे रखा है, तो आपको उनका टोटल रजिस्टेंस बताना है। तो आप लोग अगर यहाँ से देखें कि जो समांतर क्रम के अंदर रजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से होगा। अगर आप लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 आएगा, और इधर आपका R2 होगा प्लस क्या करेंगे R1। तो RT का मान चाहिए तो आप लोग इसको पलटेंगे तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग राइट ऑप्शन देखें तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो बी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दे रखा है कि कंडक्टेंस जो है उसकी यूनिट आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि कंडक्टेंस जो होगा ये आपका उसका व्युत्क्रम होगा। इसके मैं चार ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। कंडक्टेंस होगा ये रेजिस्टेंस का विपरीत होगा, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होगी, और ओम का उल्टा अगर आप लोग देखें तो महो होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, डी था। एम्पियर आपको पता है करंट की इकाई होगी, या वोल्टेज की इकाई होगी, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला आपको दे रखा है कि 1 किलो ओम और 1.5 किलो ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, दोनों का आपको पता है सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो आप लोग यहाँ से दोनों का ऐड कर दें। तो जैसे ही आप लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 2.5 किलो में आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो डी था। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज की मूल इकाई कौन सी है, यानी कि वोल्टेज की यूनिट पूछी है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टेज की जो यूनिट होगी वो क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहेगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट ना। एम्पेयर करंट की यूनिट होगी, वाट आपको पता है पावर की यूनिट होगी, और ये किसकी यूनिट होगी, रेजिस्टेंस की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो ए था। अगला क्वेश्चन देखें कि दो धाराएं हैं, एक 5 एम्पियर है, दूसरी 10 एम्पियर है, और किसी भी नोड ए के अंदर प्रवेश करती है, और एक धारा जो नोड को छोड़ती है, यानी कि नोड से बाहर जा रही है, तो उस छोड़ने वाली धारा का मान क्या होगा। तो ये इस तरीके से आप लोग सोच कर सकते हो। ये 5 एम्पियर की करंट होगी और ये 10 एम्पियर की करंट होगी, ये अंदर की ओर आ रही है, और यहाँ से करंट बाहर की ओर जा रही है, ये आपसे पूछा गया। तो किरचॉफ का जो पहला जो नियम था उस नियम के अकॉर्डिंग अंदर आने वाली जो करंट होगी, जितनी करंट अंदर आएगी उतनी करंट क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो 10 और 5 अगर एम्पियर की जो करंट है वो नोड के अंदर प्रवेश करेगी, तो जो टोटल जो होगी वो 10-15 एम्पियर ही क्या करेगी, बाहर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध अनंत है, तो परिपथ को क्या कहा जाएगा। तो देखो, परिपथ का अगर प्रतिरोध अनंत होगा, अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत है, तो उस सर्किट को जो कहा जाता है, क्योंकि उस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं आप लोग ऐसे रेजिस्टेंस को लगाते हो, अगर एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, जीरो होगा। अगर करंट का प्रवाह जीरो होगा तो आपको पता है आर बराबर अगर आप लोग वी अपॉन में आई करेंगे, तो आर का मान अगर आप लोग देखें तो 1 वी अपॉन में जीरो करेंगे तो अनंत आएगा। तो आर अगर आपका अनंत है तो करंट जीरो होगी, और करंट जीरो जो होगी वो ओपन सर्किट में होगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 5 ओम का है और दूसरा 15 ओम का है, दोनों को आपने क्या कर दिया, समांतर में जोड़ दिया। तो टोटल आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो आप लोगों को अभी बताया था कि ऊपर दोनों का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप लोग 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 15 का चौथा हिस्सा जो होगा वो 3.75 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था डी। तो कुछ नहीं करना था, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे दोनों का ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया गया कि मेजॉरिटी कैरियर चार्ज आपसे पूछा गया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होगा। तो आपके जो आंतरिक अर्धचालक होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, और जो बाहरी अर्धचालक होते हैं वो पी टाइप और एन टाइप होते हैं। पी टाइप को त्रिशोजी शुद्धि से तैयार किया जाता है और एन टाइप को पंचशोजी शुद्धि से। तो त्रिशोजी जो शुद्धि जब मिलाई जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये जो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होगा उसके अंदर होल उत्पन्न करेगा।
तो इसका मतलब जो होगा पी प्रकार का जो अर्धचालक होगा उसमें जो आवेश भागों की जो होगी वो आपका ध्यान रखना होल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन की अगर अपने बात करें तो वो सबसे कम जो एन टाइप होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और नीचे वाले दो ऑप्शन आपके यहाँ नहीं बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था वो होल्स था। होल्स को छिद्र, क्वार्टर, बीवर, इस तरीके से ये। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें बंध पूछा गया है। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सहसयोजी बंध से जुड़े होते हैं, जब उनको अपने सप्लाई देते हैं तो सहसयोजी बंध टूट जाते हैं। तो सहसयोजी यानी कि कोवलेंट बंध जो होते हैं इनके अंदर होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो होगा उनके अंदर जो बंध जो होंगे वो कौन से होंगे, सहसयोजी बंध होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, बी था आपका। अगला क्वेश्चन परमाणु संरचना से कि आपसे पूछा गया कि परमाणु का जो एल कवच होगा, एल शेल जो होगी उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो के एल एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू, इस तरीके से। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 2n² का। तो 2n² से अगर आप लोग देखें तो के का मान के अंदर अगर कक्षा रखें तो 1 रखेंगे। तो यहाँ 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी की अगर हमने बात करें तो ये आएगा अपना 8। तीसरी का अगर आप लोग 3 रखेंगे तो 9 दूनी 18, और चौथी के अंदर आएगा 32। उसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ आगे वाली जो 3 कक्षाएं जो होगी यहाँ ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। आगे जो आपका सिस्टम चलेगा वो 32, 18 और 8। और किसी भी परमाणु की जो अंतिम कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। तो ये आपकी जो क्यू शेल जो होगी इसी के अंदर अधिकतम कक्षा जो होगी, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी यहाँ होगी। और किसी भी परमाणु की अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कूचा अलग होगा। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे नियॉन, जिनॉन, रेडोन, आर्गन, जो जितनी भी गैसें होती है विद्युत के अचालक होती हैं। और इसके अलावा जिसकी कक्षा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अर्धचालक होगा। तो यहाँ से आप लोग एल कक्षा में पूछा गया तो एल कक्षा जो होगी यहाँ आपका 8 राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था वो बी था। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार आपसे जो पूछा गया है कि किसी परमाणु का जो एन कवच होगा, एन कवच के अंदर मौजूद उप कक्षाओं की संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ के एल एम एन, ये तो आपकी कक्षा होगी। इसी तरीके से एस पी डी एफ ये होते हैं उपकोष, ठीक है, ये सब ऑर्बिट होते हैं। तो के जो होगा इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। और इसके अंदर आपने 8 पढ़ा था, अभी इसके अंदर 18 पढ़ा था, और इसके अंदर कितना पढ़ा था आपने 32। तो आपसे एन के अंदर पूछा गया। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, एस जो उपकोष होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 6 होंगे, इसके अंदर 8 होंगे, और इसके अंदर कितने होंगे 10 होंगे। ये इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो आपका जो 32 जो है, 32 की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आप लोग जो लिखेंगे वो 2, 8, ठीक है, और फिर आप लोग क्या करेंगे 18, और फिर यहाँ आपको देखो कितना बच गया। तो लास्ट के अंदर आपको 32 जो होगा यहाँ 32 के अंदर निकालने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, तो इसको इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास जो एन कक्षा थी उसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एस पी जो डी एफ होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें 6, और इसमें आपको 8 भर सकते हो, और इसमें 10 भर सकते हो। इसके जो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो कक्षाएँ जो होगी वो इस तरीके से होगी 2, 8, 18 और 4, यानी कि इस तरीके से 4 आपकी जो कक्षाएँ बनेगी। अब आप लोगों को काम क्या करना है कि जो एस उपकोष होगा इसके अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, और पहला जो उपकोष होगा वो एस का ही होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन केवल एस में भरे जाएंगे। दूसरा जब होगा तो एस और पी दोनों साथ होगा, तो इसके अंदर 2 होंगे, इसके अंदर 6 होंगे। तीसरा जो आपका होगा इसमें एस पी और डी दोनों होंगे, तीनों होंगे, तो इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 8 भरे जाएंगे। और चौथा जो होगा इसके अंदर आप लोग काम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट के अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, इसके अंदर एस पी और यहाँ 2 होगा, और यहाँ कितना होगा 4। तो ये पूरी जो आप लोग देखेंगे तो उप कक्षाओं की जो संख्या जो होगी वो यहाँ आपके पास 4 होगी। और एस पी डी एफ के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो कि पहली जो कक्षा होगी वो एस होगी, फिर जो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस उपकोष का होगा, और दूसरा जो बाकी 6 होंगे वो पी उपकोष में भरे जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है
कि आपको ग्राही अपद्रव्य का उपयोग करते एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एन टाइप। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा देखो कि आपको अगर एन टाइप का अर्धचालक तैयार करना है तो पी टाइप होगा और दूसरा कौन सा एन टाइप होगा। पी टाइप के अंदर त्रिशोजी शुद्धि को मिलाया जाता है, जबकि एन टाइप के अंदर पंचशोजी। त्रिशोजी शुद्धि जो होगी ये काम क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को लेने का काम करती है, तो इसलिए इसको ग्राही इम्प्योरिटी कहा जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहेंगे। जबकि ये जो होगी इसके अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को देने का काम करेंगे, तो इसको दाता शुद्धि कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट टू फॉर्म ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप आपको तैयार करने का इसने बोला गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये ग्राह्य शुद्धि नहीं होएगी, यहाँ दाता आएगी। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, तो ये तीनों के तीन, ये पांचों जो हैं ये आपकी त्रिशोजी शुद्धि है। फिर अपने एन टाइप का तैयार करना है तो पंचशोजी मिलाएंगे, तो आपके पास जो बचेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अगर आप लोग चार ऑप्शन देखें, एंटीमनी, बिस्मिथ और आर्सेनिक, ये पंचशोजी शुद्धि को तैयार करने में या एन टाइप का अर्धचालक तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ ग्राह्य शुद्धि जो दे रखी है, तो यहाँ एन टाइप नहीं होगा, यहाँ पी टाइप क्वेश्चन में देना था। तो यहाँ पी टाइप अगर देंगे तब आपका बोरोन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये पांचों जो हैं ये अपनी ग्राह्य शुद्धि होगी। तो और ये पी टाइप का अर्धचालक जो होगा उसको तैयार करने का काम करती है, और जबकि ये जो अशुद्धियाँ जो है ये आपका एन टाइप का अर्धचालक तैयार करेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, तो यहाँ पी टाइप आप लोग करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब आपका बोरोन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है कि बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर के कारण क्या होगा। तो टेम्परेचर जब होगा, देखो बैरियर पोटेंशियल जो होगा कि जैसे ये आपके पास पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक है, तो यहाँ आपको पता है पी टाइप के पास इलेक्ट्रॉन आने का काम करेंगे और यहाँ होल आने का काम करेंगे। तो ये एक क्या करती है, वोल्टेज उत्पन्न करती है, जिसको बैरियर वोल्टेज, कट इन वोल्टेज कहा जाता है। तो ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के लिए अगर अपने बात करें तो ये 0.7। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है कि ये जो अर्धचालक जो होगा इसका ताप गुणांक जो होगा वो एनटीसी होता है। तो इसका ताप गुणांक के कारण ये प्रतिरोध घटेगा इस जंक्शन का, और ये धारा का क्या करेगा, चालन। इसका मतलब ये जो बैरियर विभव जो होगा ये घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था ए। अगला क्वेश्चन है कि पीएन जब डायोड जो होता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो विसरण धारा का कारण क्या होता है, कि विसरण धारा किसका कारण बनेगी, तो कोलवेंट यानी कि सहसंयोजक बंध का बनेगी, फॉरवर्ड बाइसिंग का बनेगी, या रोधक विभव की स्थापना करेगी, या रिवर्स बाइसिंग। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, तो इस तरीके से जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने का काम करेंगे और यहाँ होल आने का काम करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ आपको पता है कि जब आप लोग इसको फॉरवर्ड बाइसिंग देंगे तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पी क्षेत्र के होल गति करेंगे, वो इधर की ओर जाएंगे, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर रहेंगे। तो इसका मतलब ये विपरीत एरिया की ओर गति करेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो एक विभव रोधिका जो होगी उसका निर्माण होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अवक्षय वोल्टेज, जो बैरियर वोल्टेज जो अभी आपने पढ़ा था कि जर्मेनियम के लिए ये जो होगा वो 0.3 वोल्ट होगा, और सिलिकॉन के लिए कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। कि अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद जो करंट होगी डायोड के अंदर, जो वो किस रूप में बढ़ती है। तो आपने इस तरीके का इसका डायग्राम बनाया होगा कभी, कि मान लेते हैं अगर अपने पास जर्मेनियम का होगा तो ये 0.3 वोल्ट पर धारा का चालन करेगा, और ये आपकी यहाँ वोल्टेज होगी, और यहाँ आपकी करंट होगी, यह आपकी फॉरवर्ड करंट होगी। अगर रिवर्स करंट दिखाना है तो आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो। तो इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो ये चरघातांकी रूप जो होगा, एक्सपोनेंशियल जो होगा, इस तरीके से क्या करती है, बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। तो यहाँ से अवक्षय वोल्टेज पार करने के बाद में डायोड धारा का आपका वक्र पूछा गया, तो वो चरघातांकी रूप से क्या करेगी, चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, बी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अवक्षय परत जो होती है, अवक्षय परत की चौड़ाई आपसे पूछी गई किस तरीके से बढ़ेगी घटेगी। तो पहला आपको दे रखा है कि प्रकाश जो लाइट डोपिंग का मतलब हो गया हल्की डोपिंग करोगे तो घटेगी, और इंक्रीज विथ हैवी डोपिंग, अगर आप लोग डोपिंग ज़्यादा करते हो तो बढ़ेगी। ये दोनों ही बातें उल्टी कर दी इसने।
तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप लोग हल्की डोपिंग करेंगे तो बढ़ेगी, जबकि भारी डोपिंग, अगर डोपिंग ज़्यादा करोगे तो अक्षयवर्ती की मोटाई घटेगी। अगला है वोल्टेज से स्वतंत्र होगी। अगला दे रखा है रिवर्स बायस के दिन बढ़ती है। तो आपको पता है कि जब इसको रिवर्स बाइसिंग देंगे तो ये पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया। तो रिवर्स बाइसिंग जब आप लोग यहाँ से इसको देंगे तो इसका मतलब ये पी क्षेत्र के जो होल होंगे ये इसकी ओर आएंगे, माइनस इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे, और जबकि ये जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर आएंगे। तो ये बीच वाली जो अक्षय परत की चौड़ाई होगी ये बढ़ेगी, और अक्षय परत की जो नॉर्मल जो मोटाई होती है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, 10⁻⁻6 मीटर की ओर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी रहेगा। अब आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है कि पहला आपको दे रखा है कि और गेट। तो और गेट का अगर आप लोग देखें इसका जो सिंबल होगा वो इस तरीके से होगा, ये ए और बी दो इनपुट, और ये इसका आउटपुट अगर आप लोग देखें तो ए प्लस या ए और बी। तो और गेट जो होगा इसमें आपको दे रखा है इनपुट और आउटपुट के बीच में बताना है। तो इनपुट आपके या तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो हमेशा जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा अगर आप लोग देखें तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। कम से कम 2 इनपुट होंगे, यहाँ से ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक गेट होगा जो आपका नोट गेट होगा। नोट गेट एक ऐसा गेट है जिसके अंदर आपका इनपुट भी 1 होगा और आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा, और इसको इन्वर्स गेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंड गेट जो होगा, एंड गेट का ऑपरेटर आपसे पूछा गया। तो एंड गेट का जो ऑपरेटर होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक और गेट हो गया आपके पास, एंड गेट हो गया, नोट गेट हो गया। तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होगा वो ए प्लस इस तरीके से दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, और इसका एक ही इनपुट होगा तो एक ही आउटपुट होगा, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। तो इसके अंदर ऑपरेटर, गणित के अंदर 4 ऑपरेटर होते हैं, गुणा, प्लस, भाग और माइनस। तो इसका मतलब यहाँ ये जो डॉट जो होगा ये गुणन का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। और एंड गेट का ऑपरेटर होगा वो ए, डॉट जो होगा वो काम करेगा, और डॉट यहाँ मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर दे रखा है कि जो लॉजिक स्टेट जो होती है वो किस तरीके से हो सकती है। तो एक लॉजिक स्टेट आपको 0 दे रखी है, दूसरी जो लॉजिक स्टेट हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1। तो 1 या 0 जो होता है इनको बिट भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ऐसे 8 बिट अगर मिल जाते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, अपना बाइट बन जाता है। और ऐसे अगर 4 बिट मिल जाते हैं तो वो क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। तो एक क्या बन जाता है, निबल। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है जो आपका लॉजिक स्टेट पर चलता है तो वो 0 और 1 पर ही चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा, कि एक तो 0 होगी, दूसरी कौन सी होगी, 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है कि गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब सभी इनपुट 1 होंगे। तो ऐसा कौन सा गेट है जिसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा जब इनपुट सभी 1 होंगे। तो आपने अभी जो एक पढ़ा था तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि पहला अपना एंड गेट लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 इनपुट हो गया, और ये इसका ए और बी आउटपुट हो गया। तो पहला मैं इसका इनपुट लेता हूँ 0 0, फिर 1 0, 0 1 और 1 1। इसका करूँगा तो ये 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, और इसका भी 0 आएगा, और इसका कितना आएगा, 1। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि इसका आउटपुट 1 है और इसके सभी इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। तो आपका जो यहाँ ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, एंड गेट रहेगा। तो एंड गेट इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। नोट गेट के अंदर एक ही आपको पता है होगा, अगर 0 होगा तो 1 देगा, 1 होगा तो 0, तो ये नोट गेट नहीं होगा। अब नोर गेट का देख लेते हैं। नोर गेट के अंदर क्या होगा, इस तरीके से और गेट का आउटपुट मिलेगा, फिर और गेट के आउटपुट को क्या कर दें, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये 0 0 0, फिर 1 0 1 0 1 1 करेंगे, 1 1 करेंगे तो भी बन जाएगा। तो ये इस 1 0 को क्या कर देगा, 1 में चेंज कर देगा, इसको 0 में, इसको 0 में, इसको 0 में। तो ये गेट भी नहीं होगा क्योंकि इसका आउटपुट 1 है तो इसके इनपुट क्या है, 0 है। तो इसके अलावा एक्स और का भी आउटपुट चेक कर सकते हो आप लोग। एक्स और का जो बूलियन व्यंजक होगा वो इस तरीके से होगा। तो ए बी, और यहाँ अपने क्या करेंगे, इसको ए इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है 0 0, फिर 1 0, ये 4 अपने लॉजिक स्टेट मान लेते हैं। पहला ए और बार बी, तो ए का 0 हो जाएगा, बी का बार 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका 0 है, इसका करेंगे 1, तो ये 1 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। और ये आपको पता है पैरिटी चेकर गेट है।
और जब मैंने आपको बताया था कि पैरिटी चेकर जो गेट होंगे उसके अंदर दो दो पेयर चेक करेंगे, तो ये इनपुट सिग्नल अगर इसके दोनों सेम है तो ये आउटपुट भी आपको क्या देगा, मतलब सेम देगा। मतलब दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट एक मिलेगा, और दोनों एक एक होंगे तो भी एक मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग करके देख सकते हो, और यहाँ इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 आएगा। तो इसके अंदर देखो आपको दे रखा है कि इसमें एक आया और इसमें एक आया है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर और जो एंड गेट की कंडीशन है दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें सभी इनपुट एक होंगे, जबकि आपका देखो यहाँ आउटपुट एक तभी होगा जब इसके सभी इनपुट क्या होंगे, एक होंगे। तो सभी इनपुट एक होने पर एक हो रहा है, लेकिन आउट इनपुट अगर 0 0 तो भी इसका एक हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक शोर गेट नहीं करेंगे, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट होगा। अगला आपको दे रखा है कि A.0 का मान क्या होगा। तो देखो एक ए जो है ये एक ऐसा जो अचर राशि है, चर राशि है जिसका मान चेंज हो सकता है। तो ए की जो वैल्यू या तो अपने क्या लेंगे, 0 लेंगे, या ए की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो पहले मैं काम क्या करता हूँ, 0 लूँगा। तो 0.0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 लेते हो तो 1.0 करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। इसका मतलब A.0 जो होगा इसकी हमेशा जो वैल्यू आपकी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो सी था। अगले क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा ही आपको बूलियन व्यंजक से पूछा गया। तो अब आपको काम क्या करना है, ऑप्शन उठाने हैं अपने, वही काम करेंगे। तो आपको एक लेकर के आना है। तो अपने काम क्या करते हैं, ए प्लस, तो यहाँ ए की वैल्यू मैं पहले क्या मानूंगा, 0, और ए की वैल्यू क्या मानेंगे, 1। तो पहले मैं काम क्या करता हूँ, 0 के करेंगे। तो 0 प्लस, पहले ऑप्शन को उठाए, अगर आप लोग 0 लेंगे तो कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ से। फिर आप लोग काम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू क्या करेंगे, आप लोग 1 उठाएंगे। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 होगा। यहाँ 2 नहीं होगा, ध्यान रखना। 1 प्लस 1 जो होगा वो 1 होगा, और ये आपने और गेट जो था उसमें पढ़ा था। इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा देखें कि a प्लस आप लोग यहाँ कौन सी वैल्यू लेके उसका मान 1 है। तो मैं काम क्या करता हूँ, a प्लस, इसके ऑप्शन 0 दे रखा है, इसका ऑप्शन 1 दे रखा है, और इसका ऑप्शन a दे रखा है, और इसका ऑप्शन a बार दे रखा है। अब आप लोग काम क्या करें, a की वैल्यू 0 रखें या 1 रखें। अगर मैं 0 रखूँगा तो मेरे को 0 मिलेगा, अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 मिलेगा। लेकिन एनी टाइम आपको 1 मिलना चाहिए, तो यहाँ ये ऑप्शन कट हो गया। फिर a जो होगा इस पर देखें, a प्लस 1 से इसका मान मैं 0 रखूँगा तो 1 आएगा, 1 रखूँगा तो भी इसका मान क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप लोग तीसरी कंडीशन से देखें, तो अगर मैं इसका मान 0 लूँगा तो इसका मान भी 0 लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ 1 दे रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा। इसके अलावा चौथी जो कंडीशन बनेगी a प्लस a बार की, अगर मैं a का मान लेता हूँ 0 तो a बार का मान लेना पड़ेगा मेरे को 1। तो ऑप्शन में कितना आएगा, 1। अगर मैं यहाँ a की वैल्यू लेता हूँ 1 और a बार की वैल्यू क्या लूँगा, 0, तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब आपकी यहाँ से 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक तो कंडीशन होगी ये, और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी ये। तो आपका बी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला देखिए आपको दे रखा है कि नोर गेट जो होगा उसका बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो नोर गेट जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये आपका और गेट हो गया, और आप लोग आगे क्या कर देंगे, नोट गेट को जोड़ देंगे। तो और गेट का जो आउटपुट होगा वो a प्लस बी होगा, और ये आगे नोट गेट जोड़ दिया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको इसरो के एग्जाम के अंदर हल करवाया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आगे अगर लिखना चाहिए इस बूलियन व्यंजक को, तो इस तरीके से लिख सकते हो, डॉट दिखाएंगे बीच में और दोनों पर बार जो लगाएंगे वो अलग अलग लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो डी था। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्टल नंबर जो है वो 4 + 4 जो है उसका ऑक्टल में क्या नंबर सिस्टम होगा। तो 4 और 4 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को अगर आप लोगों को, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको चेंज करना है ऑक्टल के अंदर। तो आपको डेसिमल को अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो सबसे पहले इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 1 2 4 8। अब मेरे को 8 बनाना है तो मैं 8 के नीचे 1 लगाऊंगा, बाकियों के नीचे क्या लगाऊंगा, 0। अब आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 7 होगा, और इसका जो कोड होगा वो 4 2 1 होगा, क्योंकि इन सारों को जोड़ कर देखेंगे तो आपका 7 आएगा। और ये मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया भी था आपको। तो यहाँ से अगर आप लोग इसका 4 2 1 का कोड लेंगे, इधर 4 2 1 का कोड लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो आप लोग इधर 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 2 1, और फिर यहाँ भी क्या करेंगे, 4 2 1। तो इधर से अगर आप लोग देखें तो तीनों के नीचे 0 है,
तो यहाँ बनेगा 0 और इसके 1 के नीचे आएगा तो 1 ही काउंट होगा, तो 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 10 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको करने का जो मेथड होगा दोबारा देखें। 4 और 4 अगर आप लोग देखें तो 8 होगा, और 8 को आप लोग पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल में। तो ये बाइनरी को ऑक्टल में या इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये मेथड जो मैंने आपको पहले करवाया था, काफ़ी सिंपल तरीके से करवाया था, तो उसकी वीडियो आप लोग देखें। अगला क्वेश्चन आपको हेक्साडेसिमल प्रणाली से पूछा गया कि इसमें कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 नंबर सिस्टम होगा। एक बाइनरी होगा, एक आपका ऑक्टल होगा, एक डेसिमल होगा, और एक आपका होगा हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर जो नंबर होगा वो 0 और 1 होगा। ऑक्टल के अंदर 0 से 7 टोटल 8 नंबर होंगे, और डेसिमल के अंदर 0 से 9 टोटल 10 नंबर होंगे। और हेक्साडेसिमल की अगर हमने बात करें तो इसमें 0 से 9 10 नंबर ये होंगे। फिर 10, 11, 12 ऐसे करोगे तो 15 तक आपको लेकर के चलना है। तो 15 पर जो आएगा वो आएगा अफ। तो ये 0 से लेकर के अफ तक जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर मैक्सिमम जो शॉर्टेस्ट प्रणाली जो होगी हेक्साडेसिमल जो होगा, और इसमें टोटल जो नंबर होंगे वो 16 होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन डी था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो 8 जो है वो किस संख्या पद्धति का मूलांक है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप लोगों की पहचान करनी है तो उसके बेस के अंदर आपको जो नंबर दिया होता है उसी से ही करेंगे। तो ये बाइनरी का है, ये डेसिमल का है, ये ऑक्टल का है, और ये हेक्साडेसिमल का। तो आपको 8 दिया है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपको बाइनरी नंबर दिया गया है इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा वो कितना होगा, 15। तो इसका जो आप लोग कोड लेंगे वो 8 4 2 1 लेंगे। तो 1 0 0 1 दे रखा आपको, तो 1 2 4 8। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 है, तो 8 और 1 को ही जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9, और 9 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ से क्या थे, गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो 9 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो गलत था, इसके चारों ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको बाइनरी जो है इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल के अंदर अगर आप लोग चेंज करोगे तो कोई भी आपको जोड़े नहीं बनाने। 4 अंक दिए तो 4 तक बढ़ते चलेंगे, और तीनों के नीचे 1 1 है। सभी चारों जो संख्याएं जो इन सभी के नीचे 1 1 है, तो 8 भी जुड़ेगा, 4 और 2 इन सबको जोड़ के देखेंगे तो 15 आएगा। और आप लोग 15 पर अफ नहीं लिखेंगे। अगर ये आपकी हेक्साडेसिमल होता तो आपका अफ राइट ऑप्शन होता। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके अंदर काम क्या होगा कि प्रकाशीय संकेत जो होता है उसको भेजने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। इस तरीके से प्रकाश का लॉस नहीं होता। तो यहाँ इसके अंदर जो अगर हानियाँ होती है तो वो किलोमीटर के अंदर जो व्यक्त करेंगे तो वो डेसिमल के अंदर व्यक्त करेंगे। और डेसिमल आपको पता है कि साउंड जो होता है ध्वनि की तीव्रता का भी क्या है, मात्रक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और कल की जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पावर गेन होगा, वोल्टेज गेन होगा और करंट गेन होगा, उसको डेसिबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, बी। तो यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो हानियाँ जो होती है वो डेसिबल प्रति किलोमीटर में व्यक्त की जाती है कि कितनी डेसिबल की हानियाँ होगी और कितने किलोमीटर पर हुई है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसका किस सिद्धांत पर काम करेगा। तो देखो फैराडे के सिद्धांत के अगर आप लोग देखें तो फैराडे के 2 सिद्धांत हैं। एक तो फैराडे का जो आपने पढ़ा होगा सेल्फ एंट्री के अंदर, और एक आपने पढ़ा होगा मैग्नेट। तो यहाँ ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। लेंस के नियम की बात करें तो लेंस के नियम पर बैक ईएमएफ जो होगा वो काम करता है। इसके अलावा आप लोग कई चीज़ें देखेंगे, तो ये लेंस का नियम भी आपका यहाँ से राइट ऑप्शन नहीं होगा। अगला दे रखा है एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का जो नियम जो होता है, ये जो ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइनें जो होती है इनके अंदर धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आगे बच गया आपका स्नेल का नियम। तो ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। और स्नेल का जो नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि जो अपवर्तन का जो है उसके जो सेकेंड रूल जो है उस पर ये काम करेगा, उसको स्नेल का नियम कहा जाता है कि आपतन कोण जो होगा और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होगा उसको स्नेल का नियम कहा जाता है। इस तरीके से तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि जो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। तो ये जो एंगल्स होगा अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये इस तरीके से है, तो ये यहाँ जो एंगल है ये 45 डिग्री का बन रहा है आपका। तो ये आपसे पूछा कि इसका संख्या में मान क्या होगा। तो साइन 45 का मान अगर आप लोग देखें तो 1/√2 होगा, और 1/√2 का मान अगर आप लोग देखें तो 0.707 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। और ये मैंने अभी आपको बताया था स्नेल का नियम होगा, ये आपतन कोण होगा, और ये थोड़ी सी या तो विलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, तो इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है कि आपको दिया गया है कि जो जर्मेनियम जो होता है उसके अंदर परमाणु जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जर्मेनियम की जो परमाणु जो होंगे इसके अंदर जो इसका एक क्रमांक जो होगा वो 32 होगा। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 32 होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सिलिकॉन जो डायोड जो होता है उसका जो पोटेंशियल डिप्लेशन पोटेंशियल कितना होगा। तो ये अभी जो आपने बात की थी कि जैसे इस तरीके से आपके पास होगा एक पी लेयर होगी और एक अन्य क्षेत्र होगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये जो बीच के अंदर जो अवक्षय क्षेत्र होगा इस पर कोई ना कोई वोल्टेज उत्पन्न होगी। तो ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट था और जर्मेनियम के लिए 0.3 था। तो आपसे सिलिकॉन का पूछा गया तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें कि जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो शोजी बैंड होगा और एक चालन बैंड होगा उनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल आपसे पूछा गया। तो इस तरीके से होता है ये जो होगा ये चालन बैंड होगा और ये संयोजी बैंड होगा और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है। तो जो अर्धचालक होगा उसका मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कुचालक अगर आपको दिया होता कुचालक का कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और चालक अगर आपसे पूछ लेता तो इसका आता 0। तो 3 बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा सिलिकॉन या जर्मेनियम का पर्टिकुलर अलग अलग पूछ लेता तो क्या होता। जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि सिलिकॉन का 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि वो पोटेंशियल वेरियर पोटेंशियल है। जो सिलिकॉन के लिए 0.7 होगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी वो एनर्जी की यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो जूल होंगे वो 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होंगे, जूल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो एसी करंट जो होता है, एसी करंट सर्किट जो होता है उसके अंदर जो वोल्टेज और धारा के बीच में एक कलांतर आपको बताना है कि अगर उसके अंदर केवल इंडक्टेंस जुड़े तो इंडक्टेंस होगा उसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये मान लेते हैं अपने पास करंट है तो वोल्टेज होगी वो आगे चलेगी, कितने डिग्री चलेगी, वो 90 डिग्री चलेगी। अगर आपके पास शुद्ध इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो डी रहेगा, सॉरी बी रहेगा। और 90 अगर आपको नहीं दिया तो आपको π/2 भी दिया जा सकता था, क्योंकि पाई जो होगा इसका मान एंगल के अंदर अगर आपने देखें पाई रेडियन का जो मान एंगल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगला आपको पीक फैक्टर का मान पूछा गया है। तो पीक फैक्टर आपको पता है कि जो होगा इसको केपी से लिखेंगे। ऊपर तो आपकी आएगी पीक वैल्यू और नीचे आएगी आरएमएस वैल्यू, और पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हो आप लोग, या कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो पहला जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात होगा। और इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फैक्टर पूछा जाता तो फॉर्म के अंदर आरएम आ रहा है तो ऊपर आरएमएस मान रख देंगे और नीचे रख देंगे एवरेज मान। तो ये आप लोग याद रखने का एक सिंपल सा मेथड है। बाकी ये 4 ऑप्शन भी आप लोग देख लें, 3 ऑप्शन जो है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो पहला ही ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखें, जो मैंने न्यूमेरिकल सीरीज डाली थी उस न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर जो सबसे पहला जो सेकंड टॉपिक जो मैंने लिया था उस सेकंड टॉपिक के अंदर मैंने धारा वोल्टेज की जो समीकरण थी उससे मान निकालने में आपको बताए थे। तो यहाँ आपको आरएमएस मान पूछा तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसकी जो मैं अपने तुलना करेंगे वो इस समीकरण से करेंगे। अब आपको पता है कि v की जगह v है और vm की जगह कौन सा है, 200, और साइन की जगह साइन है, ओमेगा की जगह कौन सा है, 314। तो आरएमएस मान अगर आपको चाहिए तो वी आरएमएस होगा वो 0.707 इंटू क्या रहेगा, वीएम रहेगा। 0.707 आपके पास दिया गया है और वीएम का मान 200 है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 141.4 वोल्ट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो एसी सप्लाई जो होती है उसका फॉर्म फैक्टर बताना है स्क्वायर वेव के लिए। तो ये एक वीडियो देखें जिसके अंदर जो मैंने सारी आपको तरंगों का आरएमएस मान क्या होगा, स्क्वायर वेव का कौन सा होगा, औसत मान कौन सा होगा, ये चारों जो बातें जो होती हैं कि चार बातें कौन कौन सी होगी। एक तो आपका आरएमएस मान आपको याद रखना है, एवरेज मान, फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर। तो स्क्वायर वेव जो होगा, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, ठीक है, साटूथ हो गया। इसके अलावा जो अपनी साइन वेव होगी, साइन वेव तो आपकी हर बुक के अंदर मिल जाएगा साइन वेव का मान, लेकिन बाकी तरंगों का आप लोगों को नहीं मिलता। इसके अलावा इनके फॉर्म फैक्टर क्या होंगे, इसके अलावा हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव है तो उनके फॉर्म फैक्टर क्या होंगे, आरएमएस मान क्या होगा, एवरेज मान क्या, वो सारा मैंने आपको बताया उस वीडियो के अंदर। तो यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्क्वायर वेव, और स्क्वायर वेव का होगा और शुद्ध डीसी का होगा, ये सेम होता है। तो यहाँ इसका एक ऑप्शन जो होगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो स्क्वायर वेव का कितना होगा, 1 होगा। इसके अलावा आपका साइन वेव का होगा, उसका 1.11 होगा, और ट्राइंगुलर का कितना होगा, 1.15 होगा। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श एम्पलीफायर जो होगा उसका बैंड विड्थ क्या होगा, यानी कि बैंड विड्थ आपसे पूछी गई, बैंड विस्तार क्या होगा। तो आदर्श एम्पलीफायर जो होगा उसका बैंड विस्तार जो होगा वो क्या होता है, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका सी रहेगा, अनंत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था, सी था। ये इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक एम्पलीफायर जो होता है उसकी बैंड विड्थ किसके द्वारा दी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैंड विड्थ होगी इस तरीके से, ये आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है और ये आपकी, ठीक है। तो ये जो दो अर्ध हाफ पावर फ्रिक्वेंसी यानी अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ जो होती हैं उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो एक F1 है और एक आपके पास क्या F2 है। तो दो अर्ध शक्ति आवृत्तियों का जो अंतर होगा उसको बैंडविड्थ कहा जाता है, और ये F1 माइनस क्या रहेगा, F2 आपका रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन थे वो 40 थे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आपका जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बाकी टॉपिकों से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।